इंशाल्लाह सेम टाइम पे 6 बजे। तो सर वुड बी जॉइनिंग अस इन अ व्हाइल, थोड़ी देर में सर हमें जॉइन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट दे दूँ कि हम रिविज़न क्लासेस क्यों करवाते हैं। तो बेसिकली जो रिविज़न क्लासेस होती है हम इसलिए करवाते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम होता है, रिटन एग्ज़ाम, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं, तो हम इन रिविज़न क्लासेस में आपको वो टॉपिक्स कवर करवाते हैं। तो ऑब्वियसली ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि आपको एक ही क्लास में हर एक चीज़ करवाई जाए। सो बेसिकली आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि दिस इज़ अ रिविज़न क्लास, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं, हम आपको वो टॉपिक्स इसमें उस पे बात होती है। और इसके अलावा जो ज़्यादातर फ़ोकस होता है, वो होता है पेपर अटेम्प्टिंग अटेम्प्टिंग पे, कि आपने अपना जो पेपर है, वो अटेम्प्ट कैसे करना है। सो करंट अफेयर्स की आज क्लास है विद सफरीद, और एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। कल भी आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास है, और इसी तरह से फिर पाकिस्तान अफेयर्स की भी होगी, जनरल साइंस एंड एबिलिटी की भी होगी, इस्लामिक स्टडीज़ की भी आपकी क्लास होगी, इंग्लिश ऐसे की भी होगी। तो वो मैं आपके साथ टाइम टेबल शेयर करती रहूँगी। तो मीनवाइल जब तक सर हमें जॉइन करते हैं, लेट मी जस्ट गो थ्रू योर कमेंट्स। अगर आप लोग का कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एक्चुअली रिविजन क्लासेस जो होती है, हम एग्जाम से 1 महीने पहले हम कंडक्ट करवाते हैं, जिसमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, फिर उस उन टॉपिक्स पे डिस्कशन होती है इन रिविजन क्लासेस में। ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है ये क्लासेस जो हमारी, यानी कि जो नोवा का पार्ट नहीं है, जिन्होंने थ्रू आउट सेशन नहीं लिया होता, तो उन बिकॉज़ जो हमारी ये क्लासेस हैं, जो हम रिविजन क्लासेस देते हैं, सिंस दे आर फ्री फॉर एवरीवन एंड दे आर लाइव फ्रॉम आवर फेसबुक एज़ वेल एज़ यूट्यूब। तो सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी सीएसएस एस्पिरेंट्स हैं, जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम बहुत करीब है, तो वो सारे स्टूडेंट्स इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं और इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। बिकॉज़ इन क्लासेस में वो सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन होगी, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो अगर आप नोवा के स्टूडेंट हैं या फिर नहीं है, सो एवरी स्टूडेंट कैन कम एंड जॉइन दीज़ क्लासेस। सर अब से कुछ ही देर में, जस्ट लाइक गिव अस 2 to 3 मिनट्स, उसके बाद सर वुड बी जॉइनिंग अस एंड वी विल बी स्टार्टिंग द क्लास। तब तक आप लोगों की अगर कोई क्यूरी है या फिर कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। जी, समन आसिफ, अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर सकती है, तो आई विल बी गेटिंग बैक टू यू।
समन बच्चे ये एक ओवरऑल डिस्कशन होगी, नॉट जस्ट एमसीक्यूज रेलेवेंट। जी, वी ऑफर क्लासेस 6 डेज अ वीक, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। फ्राइडेज हमारे यूजुअली ऑफ होती हैं और इसके बाद सैटरडे एंड संडे। मंडे टू थर्सडे एक क्लास होती है आपकी, और एज फार एज वीकेंड इज कंसर्न यानी कि सैटरडे एंड संडे तो आपकी एक से ज्यादा क्लासेस होती हैं। नहीं, आप लोग लेट नहीं है, बस क्लास अभी स्टार्ट होने रही है। आई एम गोइंग टू हैंड ओवर टू दिस क्लास टू सर। तो आप लोगों ने कुछ भी मिस नहीं किया, बस क्लास अभी स्टार्ट होने लगी है। जी, कल आप लोग की पहली रिवीजन क्लास हो चुकी है। टुडे इज द सेकंड रिवीजन क्लास। जी, कल भी आपकी रिवीजन क्लास थी। हमारी जो क्लासेस की टाइमिंग्स है वो वैसे तो 2:30 टू 5:30 एक क्लास होती है, और जो दूसरी हमारी क्लास होती है दैट इज फ्रॉम 6 PM to 9 PM। जब वीकेंड्स की बात आती है तो आपकी 11:30 से 2:30 भी आपकी क्लास होती है। सो दिस इज अप टू यू, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे मैनेज करते हैं। Yes, it can be 2 classes as well as 3 classes on weekends only. All right, so I will be handing over this class to sir now. Meanwhile, अगर आप लोगों की कोई queries है तो वो मैं break में answer कर दूंगी. So handing it मुझे over फुल to sir. स्क्रीन पे ले आओ, इधर आ जाए, मुझे फुल स्क्रीन पे ले जाओ। हाँ जी, बोल तो रहा हूँ। हेलो, स्क्रीन पे क्यों नहीं आ रहा? यार, खत्म कर दिया तुमने? थैंक यू। स्टूडेंट से जरा पूछे, लाइन हमारे साथ नासिर है बेटा, एंड द रेस्ट। मेरी आवाज क्लियर है? आप लोग मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अबीर, मीडिया टीम, जो भी आप लोग हैं, जी सर, स्टूडेंट्स। आपकी आवाज क्लियर है। ओके, थैंक यू। ऑल राइट, तो कल मेरे पास जो टॉपिक्स मैंने लिखे थे कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, मैंने कल शायद एक हमास इजराइल किया था, इस एक मैंने ताइवान और चाइना किए थे, और मैंने सेमी कंडक्टर्स किया था, चाइना यूएस कंपटीशन इन द मिडल ईस्ट किया था, और ब्रिक्स किया था। तो कल हमने 6 टॉपिक्स किए थे। हमास इजराइल, ताइवान,
सेमी कंडक्टर्स और क्या कहते हैं यूएस चाइना एंड द मिडिल ईस्ट, ब्रिक्स, 5 टॉपिक्स हो जाते हैं, मेरे ख्याल में 5 होते हैं। ओके, आज मैं अभी मैंने जॉट डाउन किए हैं, एक SIFC आपको करवाऊंगा, एक आपको पावर सेक्टर क्राइसिस करवाऊंगा, सऊदी अरेबिया ईरान रिप्रोशमा करवाऊंगा, एंड BRI वर्सेस IMAC करवाऊंगा, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, उसके अलावा फिर अफगानिस्तान पाकिस्तान टेंशन करवाऊंगा, TTP एंड रिफ्यूजीज, और कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान ईरान भी करवा दूं, पाक ईरान, अगर मुमकिन हुआ तो इनमें से जो भी कवर कर सके, जितना भी कर सके कवर करते हैं इंशाल्लाह। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SIFC, Special Investment Facilitation Council, announced in 2013. It is a civil military joint venture to attract investment in Pakistan. 3 कमेटीज इसकी बनी है, एक एपेक्स कमेटी है जिसमें PM, कैबिनेट मेंबर्स एंड द आर्मी चीफ है, और फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी है जिसमें मिनिस्टर फॉर SIFC है एंड प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर्स हैं एंड देयर टीम्स, और तीसरी कमेटी है एग्जीक्यूशन कमेटी है जो कि मिनिस्टर फॉर SIFC एंड द रेलेवेंट सेक्रेटरीज ऑफ डिपार्टमेंट्स वो जो एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो ये 3 कमेटीज हैं। इन्वेस्टमेंट इन लोगों ने ऑफर करनी है इन डाइवर्स सेक्टर्स, मल्टीपल सेक्टर्स में इन्होंने इन्वेस्टमेंट ऑफर की हुई है, एग्रीकल्चर में, नेचुरल रिसोर्सेज स्पेशली मिनरल्स में, उसके अलावा फिर क्या कहते हैं डिफेंस इंडस्ट्रीज में, सो मल्टीपल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट ऑफर की गई है। और फिर ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ बिल्ड हो रहा है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, लेकिन there are a series of hurdles too to ensure in in the way of this making SIFC a practical reality. तो आपका जो पहला एरिया है जो कि इन्वेस्टमेंट ऑफर की गई है, दैट इज एग्रीकल्चर। याद रखिएगा, हाउ टू बिल्ड एनालिसिस, हर लेक्चर में यही मेरा टेक्निक होता है और यहाँ पे भी यही करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन सिर्फ ना हो, इंफॉर्मेशन को एनालिटिक के लिए यूज करना है। तो सबसे पहला है एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट in the agriculture sector is being offered under SIFC. Pakistan offers tremendous agrarian opportunities to China and the Middle Eastern countries to invest in the agriculture sector of the country. कैसे? China, the world largest consumer of agriculture goods and the largest importer, largest consumer and importer, in spite of the fact that is China is one of the largest producer. क्यों बड़ा वो है importer क्यों है? क्योंकि 2015 में इसने तकरीबन कोई $800 billion के एग्रीकल्चर गुड्स कंज्यूम किए थे, फूड एंड नॉन फूड मिला के, और 2023 में इसने कंज्यूम किए हैं 2023 में इसने कंज्यूम किए हैं मोर देन $1,200 billion, और 2025 में एक्सपेक्टेड था क्या $1,300 billion, और ये उस तक वो पहुंच रहा है। तो उसकी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी तो वो मैक्सिमम यूज कर रहा है, और फिर ऊपर से वो इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, US एंड कनाडा से इंपोर्ट कर रहा है, और फिर उसकी नीड में बेतहाशा इजाफा भी हो रहा है। Therefore, it has to invest in the
एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ द नेबरहुड, वेदर साउथ एशिया है या सेंट्रल एशिया है या द रेस्ट है, आसियान है, उनमें से एक का प्राइम वो मार्केट जो है फॉर इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर इस पाकिस्तान। तो वो सी पैक के तहत भी वो इन्वेस्टमेंट करना, और उसने एग्रीमेंट हमारे साथ साइन किए हुए टू इन्वेस्ट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। उसी चाइना को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं टू इन्वेस्ट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। दूसरा, मिडिल ईस्ट फाइनेंशियली इनरिच्ड है, बड़ा रिच है, वेदर वो सऊदी अरेबिया है, वो यूएई है, वो बहरीन है, वो ओमान है, वो कतर है, वो कुवैत है, सब फाइनेंशियली रिच कंट्रीज हैं। लेकिन क्या है, दे आर शॉर्ट ऑफ फूड। उनको क्या करना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने हैं, स्पेशली फूड इंपोर्ट करना है, वेदर वो क्रॉप्स हो, वो पल्सेस हो, वो लाइफ स्टॉक हो, जो भी हो उसको इंपोर्ट करना होता है। तो वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू इन्वेस्ट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, उसमें लाइफ स्टॉक में, फिशरीज में, चाइना की तरह ना। अब हमने इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे एग्रीकल्चर में ऑफर किए, तीन बड़े एरियाज हैं। एक क्रॉप्स, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इरिगेशन, तो कल्टिवेटेड और फिर इरिगेटेड। ज्यादा से ज्यादा जमीन को हमने कल्टीवेट करना है, जो अभी कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं, और फिर उसको इरिगेट करना है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इरिगेशन टेक्निक, लंबी कहानी, सिर्फ इतना बता दूं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, सोलराइजेशन ऑफ ट्यूबवेल सिस्टम, गो ऑन। ठीक, तो ये है। दूसरा, हम लाइफ स्टॉक में, जैसे ही आपके क्रॉप्स बढ़ेंगे, ग्रीनरी बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली लाइफ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होगी, गो ऑन। और फिर लाइफ स्टॉक में ये क्या नाम है इसका, गोट्स, शिप्स, डंकीज एटसेट्रा में इन्वेस्टमेंट। और इसी तरीके से फिर क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक की डिमांड है, और इसी तरीके से फिर फिशरीज फार्म्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे। तो ये अपॉर्चुनिटीज हम ऑफर कर रहे हैं। और इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट आ सकती है, द मिनिमम 20 बिलियन आ सकती है, कुड बी मोर, 30 बिलियन तक जा सकता है, 35 तक भी जा सकता है, 40 तक भी जा सकता है एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट। ठीक, और फिर अगर जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी, उतनी ज्यादा एग्रेरियन कैपेसिटी हमारी बढ़ेगी। और चाइना का टारगेट क्या है, बाय 2040 पाकिस्तान से $100 बिलियन एग्रीकल्चर सेक्टर से उन्होंने जनरेट करने हैं, यानी $100 बिलियन के एग्रीकल्चर गुड्स एनुअली उन्होंने प्रोड्यूस करने हैं। ये उनका ऑब्जेक्टिव है। ठीक, इसी तरीके से फिर एग्रीकल्चर के बाद दूसरा बड़ा एरिया जहां पे इन्वेस्टमेंट करने होनी है, दैट इज मिनरल्स। मिनरल्स में जो इन्वेस्टमेंट होनी है, दे दीजिएगा, थैंक यू, थैंक यू। मिनरल में जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉपर में। पाकिस्तान द फोर्थ लार्जेस्ट, क्या कहते हैं, इट हैज द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट कॉपर रिजर्व्स इन बलूचिस्तान, चागी। और उसमें एक संडक है कॉपर माइन जो 200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे, और एक रेकोडेक है जो 900 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे। संडक ऑलरेडी चाइना के पास है, रेकोडेक में हमने कोई 200 स्क्वायर किलोमीटर प्लस माइनस एरिया बैरक गोल्ड कंपनी फ्रॉम कनाडा को दे रखी है। उसके अलावा फिर बाकी जो 700 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है वो अभी भी बाकी है। उसमें से इन्वेस्ट जो इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स हैं, नंबर टॉप पे कौन है, चाइना, दूसरा कौन है, सऊदी अरेबिया, तीसरा यूएई, फोर्थ ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, एंड मोर। तो
वो हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और यही कॉपर नॉर्थ वजीरिस्तान में जो $60 बिलियन के प्रूवन रिजर्व्स हैं वो मौजूद हैं, वहां पे हम अट्रैक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर, मोस्टली चाइना और सऊदी अरेबिया, राइट। सो एक्सपेक्ट करें कि वहां पे चाइना और सऊदी अरेबिया इन्वेस्टमेंट करेंगे। और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है ओवरऑल कॉपर की हम जब बात करते हैं, तो यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो $15 to $20 बिलियन द मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, इफ नॉट मोर। ठीक। फिर दूसरा हमारे पास बड़ा मिनरल कौन सा है? मार्बल्स। बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ऑफ मार्बल्स है। देन इट इज डिस्ट्रिक्ट मुमंद, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मार्बल्स इन द कंट्री है। एंड देन वी हैव मलकन डिवीजन, पार्ट्स ऑफ कश्मीर एंड गोवान, हमारे पास जो मार्बल्स है। और यहाँ पे भी द मिनिमम $3 to $5 बिलियन इन्वेस्टमेंट द मिनिमम हो सकती है मार्बल इंडस्ट्री में, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम क्या कहते हैं, क्रोमाइट में इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सॉल्ट में अट्रैक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट। सो मल्टीपल मिनरल्स हैं जहां पे हम इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं और ऑफर कर रहे हैं, मोस्टली टू मिडल ईस्ट एंड चाइना एंड द रेस्ट। तीसरी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो हम अच्छा, और फिर साथ में ये नोट कर दें कि ये मिनरल में इन्वेस्टमेंट, द मोर द एक्सप्लोरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट द मोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन। कैसे? कॉपर इंडस्ट्री लगेगी तो फिर कॉपर सिर्फ नहीं, पहला क्या होगा, पहला फेज ऑफ इंडस्ट्री क्या होगा, कॉपर गोल्ड और सिल्वर को अलग किया जाएगा, क्योंकि ये तीनों कंबाइंड होते हैं। उसके बाद फिर कॉपर की इंडस्ट्री अलग, सिल्वर की अलग, क्या कहते हैं, गोल्ड की अलग, सो ये इंडस्ट्रीज लगेंगी। मार्बल इंडस्ट्रीज हमारी बढ़ेंगी। तो जितने भी इंडस्ट्रियल जोन हमारे यहाँ बन रहे हैं अंडर सी पैक, उसका एक बड़ा पोर्शन क्या होगा, ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, स्पेशली मिनरल्स की इंडस्ट्रीज। और साथ में फिर जो हमारी लाइफ स्टॉक की इंडस्ट्री है, तो हमारे यहाँ क्या होगा, मीट इंडस्ट्री बढ़ेगी, हमारे पास मिल्क की इंडस्ट्री बढ़ेगी, हमारे पास फ्लावर इंडस्ट्री बढ़ेगी, आटे की इंडस्ट्री बढ़ेगी, हमारे पास शुगर की इंडस्ट्री बढ़ेगी, हमारे पास राइस की इंडस्ट्री बढ़ेगी, एंड गो ऑन। हमारे पास कॉटन की इंडस्ट्री बढ़ेगी, हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो बढ़ेगी। सो द मोर द एग्रीकल्चरेशन, द मोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, द मोर द एक्सप्लोरेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, स्पेशली द मिनरल, द मोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आप प्लान करेंगे तो उधर भी इन्वेस्टमेंट हम अट्रैक्ट कर रहे हैं या ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद फिर डिफेंस इंडस्ट्री में भी हम कर रहे हैं, इंडस्ट्री के साथ लिंक करना था। तो डिफेंस इंडस्ट्री में हमने पहली बार इन्वेस्टमेंट ऑफर की हुई है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिफेंस इंडस्ट्री हम करने लगे हैं, उसमें चाइना, सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह को हम ऑफर करें, टर्की एक्सेट्रा को हम ऑफर करें टू इन्वेस्ट इन द डिफेंस इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। वेदर वो जेट फाइटर्स बनाने हैं, वो आर्टिलरी बनानी है, वो आर्मर्ड कोर बनाने हैं, एंड गो ऑन। उसमें इन्वेस्टमेंट, फिर उसमें क्या कहते हैं, ये हमारी जो है क्या कहते हैं, ड्रोन्स में, ये भी हम फ्यूचर में ऑफर कर सकते हैं। तो डिफेंस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट हमने ऑफर की हुई है। एक तो मल्टीपल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट ऑफर कर रहे हैं, उसके बाद एक और बड़ी अट्रैक्शन हमने दे रखी है, एंड दैट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम ऑफर कर रहे हैं। कैसे? नंबर वन, वन विंडो ऑपरेशन देंगे। अभी तक हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से आपको इन्वेस्टर को अप्रूवल लेनी पड़ती थी। वो लोकल था या फॉरेन था, पुलिस से अप्रूवल लेनी पड़ती थी, इंटीरियर मिनिस्ट्री से लेनी पड़ती थी, एफबीआर से लेनी पड़ती थी, आपको क्या कहते हैं, वापडा से लेनी पड़ती थी, आपको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से लेनी पड़ती थी, एंड गो ऑन। प्रोविंशियल गवर्नमेंट से अलग, फेडरल गवर्नमेंट से अलग आपको लेनी पड़ती थी। अब क्या है, वन विंडो ऑपरेशन होगा, एक जगह पे आप अप्लाई करेंगे, बाकी फिर स्टेट का काम है आपको सारे अप्रूवल्स करवा के देंगे। एक तो ये हमने उसमें ऑफर किया है। दूसरा हमने क्या ऑफर किया है,
investors can invest or the investment of the investor would be kept in the same currency जिसमें इन्वेस्टमेंट उसने की है. पहले क्या होता था कि इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ जो आ गई वो रुपये में कन्वर्ट हो जाती थी. डॉलर था या रियाल था या पाउंड था, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास रह जाता था. अब क्या होगा, इन्वेस्टर जिस करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसी में उसकी इन्वेस्टमेंट चलेगी. यानी वो कमर्शियल बैंक को वो जो करेंसीज हैं वो शिफ्ट हो जाएंगी. यानी वो सारा कुछ PKR में ही डील करेंगे, लेकिन उसके वो जो अकाउंट्स हैं वो फॉरेन करेंसी ही में रखे जाएंगे. फॉर एग्जांपल ये हमने इसमें ऑफर किया हुआ है. उसके अलावा फिर हमने इसमें ऑफर किया है दैट इज सिक्योरिटी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दैट इज मिलिट्री एंड पुलिस फुल फ्लेज सिक्योरिटी उनको ऑफर करेंगी. उसने यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करना है, कराची में करना है, इंडस्ट्रीज में या एग्रीकल्चर में करना है या नेचुरल रिसोर्सेज बलूचिस्तान में करना है या इवन एक्स फाटा मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में करने हैं, फुल फ्लेज सिक्योरिटी उनको ऑफर की जाएगी. तो हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करवाने की इसमें कोशिश की है, राइट. लेकिन अब ये तो सारे क्या है, अपॉर्चुनिटीज है. और हम कितना इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि द मिनिमम $35 billion, मैक्सिमम कुड गो अप टिल $200 billion. कोट कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, कोट कर रहा हूँ द चीफ ऑफ द फोर्सेज आर्म्ड फोर्सेज दैट इज आर्मी चीफ, वो कह रहे हैं कि इतनी इन्वेस्टमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. लेकिन ग्रास रूट रियलिटीज जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है. तो इन्वेस्टमेंट इतनी आराम से आने वाली नहीं है. अपॉर्चुनिटीज तो हम ऑफर कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हर्डल्स भी हैं. और बड़े बड़े हर्डल्स क्या हैं? सबसे बड़ा हर्डल क्या है हमारे यहाँ? दैट इज लोअर एंड फ्लक्चुएटिंग GDP growth rate in Pakistan. Investors invest in the market where there is a higher GDP growth rate in order to get more and more turnover. The minimum 5%. The more the GDP growth rate, the more the turnover. But unfortunately, in Pakistan, the GDP growth rate is around 1%. In this fiscal year, it is expected to be around 2%. And the next, it could be around 3% if there was political stability. ठीक, तो हमारे यहाँ GDP ग्रोथ रेट बहुत कम है और इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे टर्नओवर कम है, अर्निंग कम है, तो वो कैसे इन्वेस्ट करेगा? दूसरा, उसको क्या चाहिए? हायर GDP ग्रोथ के साथ साथ दूसरा दैट इज स्टेबल GDP ग्रोथ रेट चाहिए, प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए मार्केट में. इस साल 5% है तो अगले साल 6% ग्रोथ होगा, 7% होगा, 8% होगा. ये प्रेडिक्टेबिलिटी हो मार्केट में. और वो प्रोडक्टिबिलिटी कब आती है? जब मार्केट में क्या हो, जो फाउंडेशंस हैं ऑफ द इकोनॉमी वो ठीक हो. हमारा क्या है? बूम एंड बस्ट साइकिल है. ठीक, बूम एंड बस्ट साइकिल है, जिसकी वजह से हम ग्रोथ हमारी एकदम से गिर जाती है. फिस्कल ईयर 21-22 में 5.7% ग्रोथ रेट था, 22-23 में लेस देन 1% ग्रोथ रेट था. तो क्या है? 5.7 से 1% पे आना, ये क्या है? बूम एंड बस्ट है. तो स्टेबल GDP ग्रोथ रेट में इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट डूब जाती है. तो ऐसे मार्केट में वो कैसे इन्वेस्टमेंट करे? तो जब तक हम हायर GDP एंड स्टेबल GDP ग्रोथ रेट नहीं देंगे, तब तक मेजर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने के चांसेस कम है. ठीक, दूसरा, अच्छा, और साथ में ये लिंक भी कर दूं, फॉरेन सोल्यूशन भी दे दूं कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा. उसके लिए हमें रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. मैंने लास्ट ईयर रिवीजन क्लासेस दिए थे, तो मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म्स हो, वो. और अल्हम्दुलिल्लाह पाक अफेयर में 2 क्वेश्चन आए थे. करंट अफेयर में थोड़े से कम आए थे, तो मैं थोड़ा सा बुरा लगा था कि मेरे स्टूडेंट्स को सारे क्वेश्चंस
उस तरह नहीं मिला जिस तरीके से एफपीएससी ने मुझे आदि किया हुआ है। लेकिन फिर पाकाफेर में ये 2 क्वेश्चन एज इट इज आए, वहां पे जिनको भी डिटेल चाहिए वहां पे मौजूद है। एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, थर्ड पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स। पावर सेक्टर अभी आपको करवाऊंगा। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हमारे यहाँ मेजर इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं सकती, यानी आपके यहाँ सस्टेनेबल ग्रोथ हो ही नहीं सकता। सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं होगा तो इन्वेस्टर क्यों आएगा? ठीक। दूसरा, फिजिकल सिक्योरिटी चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्ट इन द फॉर इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन द मार्केट। वो क्या क्या देखता है? फिजिकल सिक्योरिटी देखता है। हमने क्या देखा जब जरब अजब हमने ऑपरेशन लॉन्च कंडक्ट किया, खैबर 1 2 3 4 ऑपरेशन हमने लॉन्च किए, रद्दुल फसाद हमने लॉन्च किया, वगैरह वगैरह जो हमने ऑपरेशन लॉन्च किए, उससे क्या हुआ? रेट ऑफ द स्टेट हमने इम्प्रूव किया टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, नॉन स्टेट एक्टर्स को स्टेट ने डिफीट किया, या एटलीस्ट वो अफगानिस्तान चले गए, जो भी हुआ, लेकिन रेट ऑफ द स्टेट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट हमने इम्प्रूव किया। और फिर हमने देखा कि चाइनीज इन्वेस्टर पाकिस्तान में आए अंडर सीपैक। लेकिन अब क्या है, हमने देखा कि गवादर में हमले होने लगे, कराची में हमले होने लगे हैं, और क्वेटा में हमले होने लगे हैं। इसी तरीके से हमने दासों में हमले देखे, और ये मोस्टली हमले किस पे हुए? चाइनीज पे हुए हैं। तो चाइनीज पे हमले हो रहे हैं, साथ साथ में जो चाइनीज को सिक्योरिटी दे रहे हैं उन पे हमले हो रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है? डिस्करेज हो रहा है चाइनीज इन्वेस्टर। ऑटोमेटिकली सऊदी अरेबियन, यूएई वगैरह की जो इन्वेस्टर या बकिया ममालिक के इन्वेस्टर्स, वो भी डिस्करेज होंगे। और हम क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान में वेव ऑफ टेररिज्म फिर वापस आया है। 2022 ऑनवर्ड वेव ऑफ टेररिज्म में बड़ा इजाफा हुआ है। एक तरफ पे हम टीटीपी को देखते हैं कि वो हमले कर रहे हैं अक्रॉस पाकिस्तान, आईएसकेपी हमले कर रहा है अक्रॉस पाकिस्तान, इस मोस्टली केपी एंड बलूचिस्तान में। उसके बाद फिर सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बलूचिस्तान, बीएलए वगैरह हमले करने लगे हैं बलूचिस्तान। तो इन्वेस्टर्स, या इवन कराची में हमले करने लगे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? गवादर में हमले करने लगे हैं। तो इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट की चांसेस फिर कम हो जाती है। तो हमें पीस एंड स्टेबिलिटी इंश्योर करनी पड़ेगी। और उसके लिए क्या है? अभी जो मिलिटेंसी हमारे यहाँ रिवाइव हो रही है, वो क्या है? अर्लियर फेज में है। अभी इस वक्त हमें सर्जिकल स्ट्राइक्स हमारे लिए काफी होंगे, या टारगेटेड ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हमारे लिए काफी होंगे। अगर ये हम स्पीडली कर लें तो हम इसको जल्दी कंटेन कर सकते हैं। गॉड फॉरबिड ना किया तो फिर मेजर सर्जरीज हमें करनी पड़ेंगी, लाइक जरब अजब, खैबर 1 2, राह रास, राह निजात, जो हमने बड़ी बड़ी सर्जरीज की थी, बड़े बड़े ऑपरेशन किए थे, जिसकी वजह से मैसिव सोशो इकोनॉमिक उसकी कॉस्ट थी, लोग डिस्प्लेस्ड हुए, वो फिर हमें करनी पड़ेंगी। उससे पहले कि ये जरूरत पड़े सर्जिकल ऑपरेशन का प्रोसेस को स्पीड अप किया जाए, और वो फिर मिलिट्री, पैरामिलिट्री और पुलिस के जॉइंट वेंचर हो। और फिर वो इसके लिए हमें क्या होगा? पुलिस को प्रॉपरली हमने ट्रेन करना होगा। और वो ट्रेनिंग किसने देनी है? काउंटर टेररिज्म की ट्रेनिंग वो आपकी मिलिट्री ने देनी है। और फिर आपको जो जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस है, उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। एंड 2, तीसरा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के थोड़ा सा एलाबोरेट कर रहा हूं, इस पे अलग क्वेश्चन भी आ सकता है, बल्कि वो चलो अलग कर लेते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसके सिर्फ की पॉइंट्स नोट कर दे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में बड़े अरसे से चली आ रही है, लेकिन पिछले 2 सालों में क्या कहते हैं, बड़ी फ्लूइड सिचुएशन है, पॉलिटिकल फ्लूइड सिचुएशन रही है, जिसमें हमने क्या देखा है? डिसोल्यूशन ऑफ द क्या कहते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, और फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई, और फिर कोलिशन गवर्नमेंट बन गई। दूसरी तरफ पे क्या हुआ? डिसोल्यूशन ऑफ द 2 प्रोविंशियल असेंबलीज हुआ, और ये दोनों अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव्स नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स किया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव्स नहीं थे, लेकिन उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट बहुत बड़ी है। ठीक। उस वक्त से लेके हमारे यहाँ क्या है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। एक तरफ पे क्या है? पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है। जो पार्टी आउटस्टेड फ्रॉम पावर है, वो पॉपुलिस्ट
پالیٹکس لانچ کر چکی ہے. کیسے؟ تفصیل میں آپ جا سکتے ہیں اس کے وہ آپ کو بھی تھوڑی دیر الگ آپ کو کرواتا ہوں. دوسرا ہم کیا دیکھ رہے ہیں دیٹ از یہ جو یوز آف فورس ہے, کوورژن ہے, انپریسیڈنٹڈ یوز آف فورس ہے بائی دا اسٹیٹ, وہ الگ چیزیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے اسٹرکچر دے دیا آپ کو, 4 پوائنٹس, ایک پیراگراف بالکل یہ کافی ہے. ایک ریزولوشن, ووٹ آف نو کانفیڈنس, ریزولوشن آف اسمبلیز, پروٹیسٹ پالیٹکس پاپولیشن نے شروع کر دی. دوسری طرف پہ کوورژن اسٹیٹ نے کیا, انپریسیڈنٹڈ کوورژن اسٹیٹ نے کیا. اور پھر انفارچونیٹ انسیڈنٹس لائک 9th of May ہوا. تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی پاکستان میں آئی, اس کی وجہ سے اکنامک کرائسس بڑھی. اکنامک کرائسس بڑھی تو آٹومیٹیکلی یہاں پہ لوکل انویسٹر یا فارن انویسٹر تھا, وہ کیا ہو گیا, اس نے انویسٹمنٹ کو ود ہولڈ کیا. لوکل نے ود ہولڈ کیا, فارن انویسٹر نکل گیا بہت سارا. تو ہمارے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئی, اور ابھی بھی جو الیکشن ہوئے ہیں وہ الیکشن سٹیبل الیکشن نظر نہیں آ رہے. کیسے سٹیبل نظر نہیں آ رہے؟ کسی پارٹی کے پاس میجارٹی نہیں ہے. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کے چانسز پھر ہمارے ہاں کم نظر آ رہے ہیں. اور انویسٹر پر جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی تو انویسٹر کی چانسز کم ہوتے ہیں, انویسٹمنٹ کی چانسز کم ہوتی ہیں. ٹھیک, اس کے لیے کیا چاہیے ہمیں؟ پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے. پولیٹیکل سٹیبلٹی کا پہلا ایک آئیڈیل ورژن کیا ہے؟ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہو ود میجارٹی, تاکہ وہ لانگ ٹرم پالیسی, مڈ ٹرم پالیسی, شارٹ ٹرم پالیسی تینوں بنا سکے. دوسرا, اگر یہ نہیں ہے تو پھر ڈکٹیٹرشپ بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ انویسٹر کو تو پیسہ چاہیے. ڈکٹیٹرشپ ہم نے جب بھی دیکھا ہمارے یہاں موسٹلی انویسٹمنٹ کب آئی؟ ڈکٹیٹر کے دوران. کیوں؟ کیونکہ اس وقت کنٹینیوٹی آف پالیسی تھی. گاڈ فاربڈ میں یہ خواہش نہیں کر رہا ہوں, کوشش نہیں کر رہا ہوں کہ ڈکٹیٹرشپ آ جائے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرا ورژن پر یہ ہے. آئیڈیل تو پہلا ہے, دوسرا ریئل یہ ہو سکتا ہے. تیسرا موسٹ ریئل کیا ہے؟ ہائیبرڈ گورنمنٹ ہو سکتی ہے. آپ کے ایکس پرائم منسٹر نے کہا, دین پرائم منسٹر, کہ پاکستان کا فیوچر کیا ہے؟ ہائیبرڈ ہے. ان تینوں میں سے جو بھی ہو, لیکن انویسٹمنٹ آئے, اسٹیبلٹی آئے. اسٹیبلٹی آئے گی, پولیٹیکل اسٹیبلٹی, تو انویسٹر آئے گا. ہم نے بریو باتیں کی ہیں, اسی انداز میں آپ کریں گے, لیکن ہم نے کسی کے خلاف بھی بات نہیں کی. ہمیں اپنے پیرامیٹرز کو ڈرا کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ. سو یہ بڑے ہرڈلز ہیں, اگر یہ ہم اوور کم کرتے ہیں تو SIFC یا فورن انویسٹمنٹ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی ریالٹی بن سکتی ہے. اور کوئی بھی اکانومی انویسٹمنٹ کے بغیر, وہ لوکل یا فورن انویسٹمنٹ, موسٹلی فورن انویسٹمنٹ کے بغیر وہ پوٹینشلی گرو نہیں کر سکتی. ہم نے چائنا کو دیکھا, ہم انڈیا کو آج کل دیکھ رہے ہیں, آج کل بنگلہ دیش کو ہم دیکھنے لگے ہیں, ہم نے سنگاپور کو دیکھا, ہم نے ملائیشیا کو دیکھا, ملٹیپل کنٹریز ہم نے اس ریجن میں دیکھے ہیں جنہوں نے گرو کیا. اور پاکستان کی اکانومی بھی وداؤٹ میجر فورن انویسٹمنٹ پوٹینشلی گرو کرنے کی چانسز کیا ہے؟ کم ہے. تو ہم انویسٹمنٹ چاہیے, اور اس انویسٹمنٹ کے لیے یہ سٹیپس ہمیں لینے پڑیں گے. یو گن آنسر ان دس وے, رائٹ؟ اوکے. دوسرا ٹاپک جو ابھی میں بلڈ کرنے لگا ہوں, دیٹ از پاور سیکٹر کے جو ہمارے پرابلمس ہیں. الیکٹریسٹی یا پاور سیکٹر کہ ہمارے پرابلمس کیا ہیں؟ دو بڑے مسئلے ہیں براڈلی اسپیکنگ. ون, پرسسٹنٹ لوڈ شیڈنگ. ہمارے ہاں جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس وقت ونٹر 2024 میں جو اربن سینٹرز میں لوڈ شیڈنگ ہے وہ 4 to 5 hours ہو رہی ہیں, رورل ایریاز میں ابو 8 hours ہو رہی ہیں. سمر 2022 میں کیوں اس ٹائم پہ اتنی کیوں ہو رہی؟ کیونکہ اس وقت بھی شٹ فال, اس ٹائم پہ شٹ فال 5000 میگا واٹ کے آس پاس ہے. پھر 2022 سمر میں لوڈ شیڈنگ کتنی تھی ہمارے ہاں؟
8 to 10 hours in the urban centers and up till 18 hours in the rural areas. क्यों? क्योंकि 10,000 मेगावाट तक शॉर्टफॉल थी. फिर मजीद पीछे जा रहा हूं, 7 से 16 तक, 2007 से 16 तक लोड शेडिंग कितनी थी? 5 घंटे से लेके 8 घंटे तक इन द रूरल अर्बन सेंटर्स एंड अप टिल 18 आवर्स इन द रूरल एरियाज. ऐसा क्यों? क्योंकि कम से कम 5,000 मैक्सिमम 8,000 मेगावाट शॉर्टफॉल था. तो मैंने एक पॉइंट को सब्सटेंशिएट करने की कोशिश की है कि हमारे यहाँ लोड शेडिंग परसिस्टेंटली चली आ रही है. दूसरा एंड इवन बिगर प्रॉब्लम इज एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी. हमारी बिजली महंगी है. Including all taxes, the final cost of per unit electricity for domestic consumer using 300 below 300 units, उसको जो पर यूनिट कॉस्ट पड़ रही है वो तकरीबन 46 PKR की पड़ रही है डोमेस्टिक कंज्यूमर को. जो अबव 300 यूनिट्स इस्तेमाल कर रहा है वो 50 प्लस पड़ रही है. और फिर जो 1000 प्लस इस्तेमाल कर रहे हैं उनको नियरली 70 अराउंड 70 PKR पर यूनिट पड़ रही है डोमेस्टिक को. ठीक. कमर्शियल यूनिट जो हमें पड़ रही है वो कहां से रेंज करती है? वो 42 या 43 PKR से रेंज कर रही है टिल 90 प्लस PKR इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस एंड एवरीथिंग. मैंने पर यूनिट कॉस्ट नहीं बताई है जो कि बिजली प्रोड्यूस हो रही है. मैंने बताया है कंज्यूमर को बिजली कितनी की मिल रही है इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस, सब कुछ. तो पाकिस्तान दुनिया में तीसरी महंगी बिजली प्रोड्यूस कर रहा है और एशिया में सबसे महंगी बिजली प्रोड्यूस कर रहा है. प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कोट कर रहा हूं इस बात के लिए. बाकी जो मैंने फिगर दिए पावर डिविजन्स के मैंने दिए. डन. ओके. ना इतनी महंगी क्यों है और ये लोड शेडिंग इतनी क्यों है? अब काजेस पे हम आने लगे हैं. फैक्टर्स क्या है? ओवरवेलमिंग डिपेंडेंसी है ओवर हाइड्रोकार्बन्स. कैसे? More than 60% of the electricity of Pakistan is produced, मेरे ख्याल में 61 point something है, from hydrocarbons. टॉप पे क्या है इस वक्त? इस वक्त जो टॉप पे इन दिनों कोल है, कोयला टॉप पे है. नॉर्मली टॉप पे LNG होता है, पहले ऑयल हुआ करता था, यानी डीजल हुआ करता था. इस वक्त कोल है. तकरीबन कोई 7,000 मेगावाट बिजली हम कोल से प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर नियरली 6,000 मेगावाट के करीब हम बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं फ्रॉम LNG. और फिर जब जरूरत पड़ती है तो हमारे पास अप टिल 12,000 मेगावाट प्लस हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ऑफ डीजल इंजन्स. 12,000 प्लस मेगावाट के डीजल इंजन हमारे पास मौजूद है. जितनी जरूरत पड़ती है तो फिर हम उस पर जाते हैं. लेकिन टॉप प्रायोरिटी आजकल कोल है, दूसरा LNG है. ठीक. सो हमारी बिजली, और दुनिया में सबसे महंगी बिजली किस चीज से प्रोड्यूस होती है? डीजल से, दूसरे नंबर पे LNG से, तीसरे नंबर पे कोल से, और वो भी. अच्छा, अब फिर ये जितने भी हाइड्रोकार्बन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा पॉइंट क्या होगा? वो इम्पोर्टेड है, वो हमारा अपना नहीं है हाइड्रोकार्बन. और हाइड्रोकार्बन इंटरनेशनल मार्केट में महंगा हो गया है. एक पोस्ट कोविड की वजह से, यानी पोस्ट कोविड मार्केट रिजम्पशन हुई है, इंक्रीज इन डिमांड हुआ है, प्राइस हाइक हुआ है. दूसरा वॉर इन यूक्रेन हुआ है. अब वॉर इन मिडल ईस्ट जो चल रहा है उसकी वजह से मजीद बढ़ रहा है, क्योंकि टेंशन इन द रेड सी हम देख रहे हैं. यूक्रेन की बात करेंगे तो रशिया पे सैंक्शन की बात करेंगे. सो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी प्राइस बढ़ गई है. प्राइस बढ़ गई है तो हमारी सबसे बड़ी कमोडिटी जो हम इंपोर्ट करते हैं वो तो हाइड्रोकार्बन है. और वो हाइड्रोकार्बन पे हमारी डिपेंडेंसी किस चीज के लिए है? ट्रांसपोर्ट और डोमेस्टिक के अलावा हमारी किस चीज के लिए? बिजली के लिए है. दूसरा, हमारी रुपी डिवैल्यू हुई है अगेंस्ट डॉलर. हम परचेस करते हैं ऑयल इन डॉलर, लेकिन लोकली हमारे पास जो बिल में पैसा इकट्ठा हो रहा है वो किस में हो रहा है? वो PKR में हो रहा है.
प्लस जो आईपीपीज हैं उनको हम किस में पे करते हैं, इंटरनेशनली ओन्ड आईपीपीज को। अभी तक तो रिसेंटली लोकल आईपीपीज को भी हम पीकेआर में पे नहीं करते, डॉलर में पे करते थे। इंटरनेशनल को तो डॉलर में करते ही करते थे। अब डॉलर जो है वो महंगा हुआ है, रुपये डिवैल्यू हो गई है, तो उसकी वजह से मजीद बिजली महंगी हो गई है। फिर दूसरा क्या बताएंगे, एक्सपेंसिव एग्रीमेंट्स विद आईपीपीज। सबसे पहली बात क्या है, हमने एग्रीमेंट डॉलर में किए हुए हैं। इंटरनेशनली तो हमने डॉलर में करने थे इंटरनेशनल वालों के या फॉरेन के साथ, लोकल के साथ हमने डॉलर में क्यों किए? ये बियॉन्ड कम्प्रिहेंशन है कि हमारी किसी गवर्नमेंट ने इस पे गौर नहीं किया कि हमने लोकल के साथ पीकेआर में क्यों नहीं किए, डॉलर में क्यों किए। 2020 में हम उनके साथ फ्लोटिंग रेट पे चले गए कि आपको हम पीकेआर में पे करेंगे बट विद इन फ्लोटिंग रेट, विद फ्लोटिंग रेट्स, यानी फिक्स नहीं, फ्लोटिंग। दूसरा हमने क्या कर दिया इन आईपीपीस के साथ कि उनकी कैपेसिटी पेमेंट जमा होती है। मतलब क्या, एक मिनिमम थ्रेश होल्ड रखा गया है, सर्दियों में भी, गर्मियों में भी और मॉडरेट सीजन में भी, कि इतनी बिजली हम आपसे खरीदेंगे। जब उतनी बिजली हम नहीं खरीदेंगे, जितनी कम खरीदेंगे, जो गैप है उसके पैसे हमें पे करने पड़ेंगे। सिंपल अल्फाज में, अगर 33% हमने उनसे बिजली खरीदनी है मिसाल के तौर पे विंटर में, और हम उनसे वो नहीं खरीद रहे हैं, तो फिर भी हमें पे करना पड़ेगा। इन सिंपल वर्ड्स यूं है। तो कैपेसिटी पेमेंट जमा होता है। और कैपेसिटी पेमेंट, ये फिगर दोबारा कंफर्म कर लीजिएगा, मैंने चंद दिन पहले, शायद महीना पहले देखें ये फिगर्स, वो 5.4 ट्रिलियन पे पहुंच गए हैं। ठीक, ये फिगर कंफर्म कर लीजिएगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट द फिगर्स। नेक्स्ट, तो एक तो बिजली आपकी महंगी है बिकॉज ऑफ हाइड्रोकार्बन, दूसरी बिजली आपकी महंगी है बिकॉज ऑफ क्या कहते हैं, आईपीपीस के साथ महंगी एग्रीमेंट्स। तीसरा, प्रॉब्लम्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन। अब ये तीसरा बनाओ या दो अलग अलग कर दो, हम पहले ट्रांसमिशन कहें। ट्रांसमिशन हमारे यहाँ पूरे एशिया में सबसे बड़ा ट्रांसमिशन लॉस किसका है? हमारा है, लाइन लॉस जिसको कहते हैं। 17% प्लस है हमारा, और वो मेन लाइंस में हो रहा है। क्यों? हमारे लाइंस आउटडेटेड है, वो अपना टाइम पूरा कर चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं। चाइना में लाइन लॉस 3% है, इंडिया में तकरीबन कोई 9% है, और हम 17% प्लस पे बैठे हुए हैं। मतलब क्या, 100 मेगावाट में से 17 मेगावाट बिंग लॉस्ट इन द लाइंस, और उसकी कॉस्ट स्टेट को और कंज्यूमर को पे करनी पड़ती है। तो एक पॉइंट आप ये बिल्ड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के आपके प्रॉब्लम्स है। डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा जो लॉस है वो कितना है? तकरीबन 16% है। उसमें सबसे बड़ा क्या है? बिजली चोरी। चोरी की मुख्तलिफ पैटर्न्स है, कुंडा सिस्टम है, मीटर को टेम्पर, रीडिंग को टेम्पर करना, एंड गो ऑन। अर्बन सेंटर्स में भी है और रूरल एरियाज में भी है, और जहां जहां पे रेट ऑफ द स्टेट वीक है वहां वहां पे ये ज्यादा है। ठीक। दूसरा बड़ा मसला क्या है इसी डिस्ट्रीब्यूशन में? हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बिल पेंडिंग है, बिल नहीं दे रहे हैं वो टाइम पे, उनके पास फंड्स नहीं होते, जो भी रीजन है वो इशू बनता है। फिर कई सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिनको बिजली सब्सिडाइज रेट पे मिलती रही है, ये कुछ मखसूस यूनिट्स उनके लिए फ्री मिलते रहे हैं, ये एक और प्रॉब्लम रहा है। एक और, जो हमारे मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे बिजली के बिल का कंसेप्ट ही नहीं है। बिजली तो वो कंज्यूम करता है, दो लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन कम से कम 2 से 4 घंटे तो बिजली वहां पे भी आ रही है। और उससे क्या हो रहा है, बिजली तो कंज्यूम हो रही है। तो ओवरऑल क्या है, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है वो तकरीबन कोई 16% है। तो 17% लाइन लॉस है तकरीबन, और डिस्ट्रीब्यूशन तकरीबन 16%, टोटल ये हमारा 33% के करीब बन जाता है। मतलब क्या, 33% बिजली इस्तेमाल हुए बगैर हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं की, वो स्टेट सिस्टम में, वो बिल के सिस्टम में आ ही नहीं रही, वो बिजली गई। और
बिल की सूरत में वो स्टेट के पास वापस नहीं आ रही, तो यूनिट्स बीइंग कंज्यूम्ड आर ओवरवेलमिंगली मोर, बट जो क्या कहते हैं बिल कलेक्टेड है इन रिटर्न, वो क्या है, वो लेस है। तो रिजल्ट क्या हो जाता है, महंगी बिजली। और उसकी कॉस्ट किसको पे करनी पड़ती है, ऑन वन हैंड बाय द स्टेट, ऑन द अदर बाय द कंज्यूमर लाइक अस। वो डोमेस्टिक को या कमर्शियल कंज्यूमर को पे करनी पड़ती है। देन ओके, नाउ उसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, क्विक। सबसे बड़ी इम्प्लीकेशन उसकी है दैट इज the industrial cost or production cost of the industrial goods is higher in Pakistan as compared to Bangladesh and India. हमारे मेजर कंपटीटर कौन है, ये दो हैं, टेक्सटाइल में स्पेशली, स्पोर्ट्स में स्पेशली, ये लेदर में स्पेशली हम कंपटीटर्स हैं, और वो हमसे आगे जा रहे हैं। क्यों, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट हमसे कम है, क्योंकि उनकी बिजली की जो कीमत है वो हमसे तकरीबन कोई 28-29% कम है। बिजली की कीमत उनकी कम है, अब वो सब्सिडी दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन हमसे उनकी बिजली सस्ती है, तो ऑटोमेटिकली उनकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो इंडस्ट्रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स है वो कम है, उनके प्रोडक्ट ज्यादा कम्पिटेटिव है इन द मार्केट, हमारे उतने कम्पिटेटिव नहीं है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स में क्या हो रही है, कमी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं उसमें एक साइजेबल डिक्लाइन आया है, स्पोर्ट्स प्रोडक्शन में डिक्लाइन आया है, हमारे क्या कहते हैं लेदर प्रोडक्शन में डिक्लाइन आया है, ऑटोमोबाइल्स में डिक्लाइन आया है, इलेक्ट्रॉनिक्स में डिक्लाइन आया है। इलेक्ट्रॉनिक में तो हम है ही क्या कहते हैं बिल्कुल अर्ली फेज में, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में हमारे यहाँ डिक्लाइन आया है। क्यों, हमारे प्रोडक्ट कंपिटेटिव नहीं है विद दोज ऑफ बांग्लादेश एंड इंडिया, तो हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं। ठीक, अच्छा, इंडस्ट्रीज के साथ एक बात, दो बातें और भी साथ में थोड़ा सा हाईलाइट कर दें, उनको बता दें कि सिर्फ बिजली महंगी इसलिए नहीं हुआ है, दूसरा हमारे यहाँ इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड हाफ फिनिश गुड जो हो रहा है वो महंगा है, प्लस इंडस्ट्रियलिस्ट जो रॉ मटेरियल या हाफ फिनिश गुड जो इंपोर्ट करते हैं उनको एलसीज लेटर ऑफ क्रेडिट टाइमली इशू नहीं होते रहे। रिजल्ट क्या हुआ, हमारे मुल्क में तकरीबन को 200 प्लस इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं इन द लास्ट 2 years। कई सारे टेक्सटाइल यूनिट्स आपके बंद हुए हैं, निशात पार्शली या कंप्लीटली जितना है वो बंद हुआ है। इसी तरीके से कोहेनूर एंड गोवान, इसी तरीके से आपके ऑटोमोबाइल के कई सारे यूनिट्स इंडस ने, होंडा ने डाउनसाइजिंग और बंद किए हैं। देन ओके, सो एक तो आपके इंडस्ट्रियल गुड्स पे इसका असर पड़ा है। सो द डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स प्रॉब्लम्स को ये रिजल्ट कर कॉज कर रहा है। कैसे, सबसे पहला क्या है, डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स, इंक्रीज इन इंपोर्ट्स, क्योंकि आपके यहाँ प्रोडक्शन कम हो गई है तो इंपोर्ट तो बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट तो कम होंगे, एक प्रॉब्लम। दूसरा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस या डॉलर क्राइसिस, वो मजीद बढ़ेगा। तीसरा, आपको मजीद लोन लेना पड़ेगा। ठीक, ओके, उसके अलावा फिर अनदर दैट इज इंडस्ट्रीज बंद हो रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है तो इन्फ्लेशन रेट में इजाफा होगा, लोगों की बाइंग कैपेसिटी कम होती जाएगी। ठीक, अब ये मेंशन करेंगे। सो उसके साथ फिर चेन ऑफ प्रॉब्लम जुड़े हुए हैं। उसके बाद फिर एक और प्रॉब्लम हुआ है, हमारा जो कंज्यूमर है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर, सिर्फ कमर्शियल कंज्यूमर इफेक्ट नहीं हुआ है, डोमेस्टिक कंज्यूमर भी बुरी तरीके से इफेक्ट हुआ है। जो सैलरीड क्लास है उनका कम से कम 30 to 35% ऑफ द अर्निंग वो किस पे लग रहे हैं, बिजली के बिल पे लग रहे हैं।
इवन जो लेबर है उनका तो कम से कम 40 to 50% बिजली के बिल पे लग रहा है। तो किस तरीके से क्या जो डोमेस्टिक बजट है वो किस तरीके से मैनेज करे प्रॉब्लम। तो जो पावर सेक्टर प्रॉब्लम है वो क्या है, बेसिकली कॉज कर रहा है सिवियर सोशो इकोनॉमिक क्राइसिस। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, पावर सेक्टर डोमेस्टिक सेक्टर को मसले होंगे, तो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, सोशल प्रॉब्लम। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपनी तारीख के सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन रेट्स को फेस किया है इन द लास्ट 2 years। पीबीएस कोट कर रहा हूं। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स में हम कहां तक पहुंचे, 49% पे। और ये दूसरा जो है क्या कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम 37% तक पहुंच गए। तारीख में हम इतने हाईएस्ट पे कभी नहीं गए जो अभी गए। तो ये हुआ है ब्रेन ड्रेन, या लोग बाहर निकल रहे हैं। क्यों, यहाँ पे जॉब्स नहीं है तो लोग बाहर निकल रहे हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज के मुताबिक पाकिस्तान से तकरीबन को 2 मिलियन प्लस लोग निकले हैं इन द लास्ट 2 years, नए लोग जो निकले हैं। ठीक, तो ये प्रॉब्लम्स आप बताएंगे साथ साथ में जी ना। रिकमेंडेशंस क्या है, रिफॉर्म्स इन द पावर सेक्टर, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। सबसे पहला रिफॉर्म हमने क्या करना है, रीनेगोशिएट करने एग्रीमेंट्स विद द आईपीपीज। 2020 में हमने रीनेगोशिएट किए, लेकिन कौन से किए, 1995 वाले किए, सॉरी 94 वाले, और 2005 वाले किए हमने, क्योंकि उनका टाइम पीरियड पूरा था। बल्कि वो हमने ओवर डिले किया था रीनेगोशिएशन। 2020 में हमने रीनेगोशिएट किए, उससे पहले हमने रीनेगोशिएट भी नहीं किए। कैसे रीनेगोशिएट किए, लोकल आईपीपीज को पीकेआर बट विद फ्लोटिंग रेट्स पे किया जाएगा। दूसरा, जो कैपेसिटी पेमेंट है वो पे नहीं की जाएगी, लोकल को भी इंटरनेशनल को भी। बिजली दो पैसे लो, ये टेक्निक होगी। लेकिन मेजर आईपीपीज तो हमारे पास 2011 और 2015 में लगे हैं, उनके साथ हम रिनेगोशिएट कर नहीं सकते। क्यों, टाइम पीरियड उनका पूरा नहीं हुआ। सो 2027-28 तक हमारे ये प्रॉब्लम्स चलते रहेंगे। चीप लोकल इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेस, जनरेशन सोर्सेस पे जाना है। सिविल क्या कहते हैं, ये जो सोलर प्रोजेक्ट्स हैं उन पे जितना हम जा सकते हैं जाएं। और जरूरी नहीं कि स्टेट सिर्फ जाए, लोकल लोग खुद अपने प्रोजेक्ट्स लगाएं, और लोग लगा रहे हैं। ठीक। दूसरा, विंड प्रोजेक्ट्स पे जाएं, लेकिन विंड प्रोजेक्ट पे हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है वो स्लो है, वो स्पीड अप होना चाहिए। सोलर पे ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस हमारा स्लो है, वो स्पीड अप होना चाहिए। तीसरा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स, लेकिन वो क्या है, वो टाइम टेकिंग है, वो इतनी जल्दी पूरे नहीं हो सकते। फोर्थ, दैट इज हमारा अपना कोल, थर कोल पे जाना है हमने, और वहां से हम तकरीबन कोई 2500 मेगावाट प्लस के प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल करवा चुके हैं। सो लोकल सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे जाना होगा। नेक्स्ट, दैट इज हमें क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन लाइंस को रिवैम्प करना पड़ेगा। जब तक हम ट्रांसमिशन लाइन को चेंज नहीं करते, तब तक हम ये 17% लॉस फेस करनी पड़ेगी, और बिजली हमारी महंगी रहेगी। तो उसके लिए क्या है, इन्वेस्टर को ढूंढना होगा, और वो भी किस मॉडल पे, बीओटी मॉडल पे, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल पे। जिस तरीके से हमने इस पे काम करने होंगे, और उसमें मोस्टली इन्वेस्टर्स अगर आ सकते हैं तो वो चाइना से आएगा। ठीक। इसी तरीके से फिर हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम्स हैं वो हल करने। सबसे पहले बिजली का बिल इंट्रोड्यूस करना मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में। दूसरा, बिजली चोरी खत्म करना।
जब तक हम बिजली चोरी खत्म नहीं करते 9 to 10% लॉस तो हमारा ये चलता रहेगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो फ्री बिजली ले रहे हैं या सब्सिडाइज ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? वो खत्म किए जाएं। इसी तरह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंश्योर करें कि वो टाइम पे बिजली के बिल पे करें। ये करेंगे तो हम क्या कहते हैं ट्रांसमिशन के और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को ओवरकम करेंगे। और आखिरी बात, प्राइवेटाइजेशन करो। स्टेट रोल प्ले करे ऑफ रेगुलेटर, और प्राइवेटाइजेशन करें तो उसको हम क्या करें कि आपने ये प्रोजेक्ट चलाना है, डिस्कोस को हमने प्राइवेटाइज करना है। जनरेशन तो प्राइवेटाइज हो ही रही है, डिस्कोस को, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को हमने प्राइवेटाइज करना है। जितने ज्यादा डिस्कोस को हम प्राइवेटाइज करेंगे उतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी, क्योंकि वो अपने लाइन लॉस को तो कंट्रोल करेंगे, हर सूरत में कंट्रोल करेंगे, और वो ट्रांसमिशन लॉस को भी और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस को तो कंट्रोल करेंगे। देन तो स्टेट रोल ऑफ रेगुलेटर प्ले करे इंस्टेड ऑफ क्या कहते हैं प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑन इट्स ओन। ठीक है, सो ये सारा कुछ करके ही हम रिफॉर्म ला सकते हैं। पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स इनएविटेबल है फॉर द सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द कंट्री। अगर हमने इकोनॉमिकली ग्रो करना है और सोसाइटी को हमने सेव करना है, इन्फ्लेशन को कम करना है, डोमेस्टिक सेक्टर को हमने बेल आउट करना है, पावर सेक्टर में हमें रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। ठीक, और ये रिफॉर्म्स डन। ओके, 2 हो गए हमारे टॉपिक्स आज। तीसरा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लीड्स टू इकोनॉमिक क्राइसिस। ये लास्ट ईयर भी एक्सपेक्टेड टॉपिक था, इस साल भी है। चांसेस तो मुझे इसके कम लग रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है, इवन ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले इसका दिया। सबसे पहली बात आप क्या करेंगे, एक पॉइंट दे दें कि हमारे यहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हिस्टोरिकली चली आ रही है। कैसे? बड़ी बड़ी बातें आप करेंगे यहां पे। वीक पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है। कैसे वीक है? जस्ट टू द पॉइंट। ये इस टॉपिक का जुड़ा हुआ ऐसा नहीं, आपको सिर्फ बता रहा हूं। एक, हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज में पॉलिटिकल कल्चर वीक है, फैमिली होल्ड है। दूसरा, हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या कर दिया है, टेक्नोक्रेट को, जिस तरीके से इंडिया ने और बांग्लादेश ने, अगरचे वहां पे भी फैमिली पॉलिटिक्स स्ट्रांग है, लेकिन वहां पे टेक्नोक्रेट को की पोस्टों पर उन्होंने लगा दिया। हमने वो नहीं किया। दूसरा, तीसरा, पॉलिटिकल पार्टीज हमारे पास, फेडरेटिंग पॉलिटिकल पार्टीज कम रही हैं। एक पार्टी पंजाब की है, दूसरी पार्टी सिंध की है, एक तीसरी पार्टी फेडरेटिंग पार्टी बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो आज उसके लिए एनवायरनमेंट सुटेबल नहीं है। अनदर, पॉलिटिकल पार्टी का क्या है, ग्रास रूट लेवल पे जो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, वो वोटर उनको वोट दे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ तो पार्टी तो अभी भी एलीट की बैठी हुई है, या तो इंडस्ट्रियल एलीट है, या एग्रीकल्चर एलीट है, या रिलीजियस एलीट है, या ट्राइबल एलीट है। तो ये फॉर एग्जाम्पल, एक तो पार्टी सिस्टम हमारा वीक। दूसरा, हमारे यहाँ क्या है, रोल ऑफ मिलिट्री इन पॉलिटिक्स बेतहाशा रहा है। कैसे? डिक्टेटरशिप, बात करें उस पर। दूसरा, हमने क्या देखा, 58(2)(b) का कॉन्स्टिट्यूशन में लाना, अगरचे उसका यूज सिविलियंस ने किया है, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम को वीक करना और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम लेके आना, जियाउल हक ने भी किया, मुशर्रफ साहब ने भी किया। ये इसी तरीके से फिर हमारे यहाँ क्या है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज क्लेम करती हैं। आपने पॉइंट यूं बिल्ड करना होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज क्लेम के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करती है।
इलेक्टोरल इंजीनियरिंग का इस पे एलिगेशन इस बार फिर लग रहा है, पिछले इलेक्शन में भी लगा था, उससे पिछले इलेक्शन पे भी लगा था। और फिर एक हमारे यहाँ बड़ा कॉमन फेनोमेना है, किंग पार्टी का इल्जाम पॉलिटिकल पार्टीज लगाती हैं कि किंग पार्टीज बनती हैं। ये बात करेंगे आप? ये तो हिस्टेरिकली चला आ रहा है। और फिर उसके लिए एक सबसे बड़ा एविडेंस क्या है? 1990 के जो क्या कहते हैं जो कोलिशन बना था ऑफ द सिविलियंस या पॉलिटिशियंस अगेंस्ट द इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एस्टेब्लिश्ड हुआ है कि कैसे एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट को टॉपल डाउन करने की कोशिश हुई, राइट? इसी तरीके से फिर ये बातें किसकी तरफ से आप करेंगे? रिमेंबर, आपकी पॉलिटिशियन की तरफ से करेंगे, ठीक? कि ये पॉलिटिकल पार्टी ये कहती, ये कहती, ये कहती, ये कहती। 2018 में एक पार्टी कहती है, 2023 में 24 में दूसरी पार्टी कह रही है, ठीक? ओके, 2013 में एक पार्टी कह रही थी। एक और बड़ा फेनोमेना हमारे यहाँ जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम वीक है, वो क्या है कि हमने जो इंस्टीट्यूशंस है वो हम स्ट्रांग नहीं कर सके। हमारे यहाँ पर्सनैलिटी स्ट्रांग रही हैं। कैसे? जुडिशरी को हम देखते हैं, शेप होती है विद द चीफ जस्टिस। हाई कोर्ट्स आपके शेप होते हैं विद द चीफ जस्टिस। जिस किस्म का चीफ जस्टिस, उस किस्म की जुडिशरी शेप हो रही थी। कभी हम जुडिशियल एक्टिविज्म देख रहे होते हैं, कभी जुडिशियल रिस्ट्रेंट हम देख रहे होते हैं, कभी जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म देख रहे होते हैं। इसी तरीके से मिलिट्री में हम देख रहे हैं, इसी तरीके से हम क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव में हम देख रहे हैं। लेकिन पार्लियामेंट जिसको स्ट्रांग होना था, उसको हम स्ट्रांग नहीं कर सके। ये तो वो पुरानी चीजें जो चली आ रही हैं। आप ये आर्गुमेंट अगर देना चाहे, मुझे नहीं पता क्वेश्चन कैसे आएगा, ये आप दे सकते हैं। नेक्स्ट, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हम फेस करते रहे, वो आपके की आर्गुमेंट्स क्या होंगे? नंबर 1, पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स। नहीं, उससे पहले एक पॉइंट आप होगा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। कहानी वहां से शुरू होती है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, उसको फेल करने के लिए क्या कहते हैं जो एग्जिस्टिंग पार्टी थी या पावर में जो पार्टी थी, उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव लिया अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, और उस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को, नो कॉन्फिडेंस को उन्होंने फेल करवाने की कोशिश की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आपने गलत किया है, और फिर दोबारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दोबारा काउंटिंग और हो गई, और फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सक्सेसफुली हो गया। फिर दूसरा, फिर हमारा एक पैराग्राफ ये बिल्ड हुआ। दूसरा, प्रोविंशियल असेंबली हमारी तोड़ी गई, एक पंजाब की और केपी की। उस असेंबली को तोड़ने से पॉलिटिकल फोर्सेस ने इंजीनियरिंग करने की कोशिश की कि वो ना टूटे। कोलिशन पार्टीज ने कोशिश की कि ना टूटे। पॉपुलिस्ट पार्टी ने कहा कि हमने तोड़ना है। और फिर आखिर में बात कहां पे हुई? सुप्रीम कोर्ट। फिर यहाँ पे दोबारा इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, और फिर हमने क्या देखा कि वहां पे भी कोलिशन, सर क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबलीज हो गया। तो ये दो पॉलिटिकल स्टेप्स हमारे यहां लिए गए हैं, और दोनों कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट थे एज पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस। ये करेक्ट थे, लेकिन इसके फार रीचिंग पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस हैं ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा तीसरा पॉइंट, दैट इज पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स। हमारे यहां क्या हुआ? पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स बिल्ड कर। पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स ने पैटर्न्स क्या अडॉप्ट किए? प्रोटेस्ट करना, लॉन्ग मार्चेस करना, कॉमन फिनोमेनन का, जलसा करना। 3, प्रोटेस्ट, जलसा, लॉन्ग मार्चेस, ये किए। और साथ में उन्होंने पॉपुलिस्ट जो पॉलिटिक्स के नैरेटिव्स बिल्ड किए, वो क्या था? एब्सोल्युटली नॉट,
ہم نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تو یہ سب کچھ ہوا. ہم نے رشیا کا وزٹ کیا تو یورپین یونین ناراض ہوا, اور یہ ہمارے ساتھ اس لیے ہوا. مسلم کیا کہتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان و گستاخی کے لیے ہم نے آواز اٹھائی تو یہ سب کچھ ہوا. یعنی اسلامی کارڈ بھی کہلا گیا. پاپولزم کے ڈفرنٹ ورژنز بتا رہا ہوں. اسی طریقے سے پھر ایک اور دیٹ از کہ اینٹائی اسٹیبلشمنٹ, اینٹائی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی یہ پاپولسٹ پالیٹکس اٹھا, اور پھر ایک اوور آل الزام لگایا کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے وہ لوکل پلیئرز نے ود دا سپورٹ آف یو ایس سب کچھ کیا ہے. اور پھر ہم نے میر صادق, میر جعفر کے ورڈز بھی سنے جو پاپولسٹ نے یوز کیے, رائٹ. دوسری طرف پہ ایکسیسو کوورژن آف فورس کیا بائی دا اسٹیٹ. اسٹیٹ نے ایکسیسو کوورژن کیا آف دا اسٹیٹ. یاد رکھو یہ ٹاپک ہے سینسیٹیو, آپ نے اس کو بڑا کیئرفلی ڈیل کرنا ہے. ایکسیسو یوز آف فورس کیا اسٹیٹ نے. نمبر 1 سب سے پہلا کیا ہوا, ہم نے انپریسیڈنٹڈ نمبر آف ایف آئی آرز دیکھے. ایکس پرائم منسٹر کے خلاف بھی دیکھے, چیف منسٹر کے خلاف بھی دیکھے, اور پھر لوگوں کو جیلوں میں جاتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا. ایک دوسرا یوز آف کیا کہتے ہیں واٹر کیننز کا ہم نے کامنلی دیکھا. اسی طریقے سے پھر ہم نے آنسو گیس کا استعمال ہم نے دیکھا. لوگوں کو امپریزن کرنا ہم نے دیکھا. پولیس نے بڑے سارے لوگوں کو اسپیشلی پنجاب میں, کراچی میں اینڈ پارٹس آف کے پی میں, ایون اسلام آباد میں ہم نے دیکھا کہ پاپولسٹ کے خلاف کریک ڈاؤنز کیے. اور پھر ایک کیس سے جان نہیں چھوٹتی تو دوسرا کیس آ جاتا ہے. تو یہ فنامنا ہم نے دیکھے. ایکسیسو یوز آف کوورژن ہوا. اور پھر آخر میں کیا ہوتا ہے, پولیٹیکل ٹیمپریچر ریز کر گیا ٹو دا میکسیمم لیول. اور وہ کیا تھا, 9th of May, دا انفارچونیٹ انسیڈنٹ, جس پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پلس دا کولیشن پارٹیز تمام کہہ رہی ہے کہ یہ پاپولسٹ نے کیا. پاپولسٹ کہہ رہا ہے ہم نے نہیں کیا, اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. جس نے بھی کیا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پہ حملہ ہوا. دیٹ واز ہائیلی انفارچونیٹ. اور پھر اس کے بعد ایکسیسو کوورژن آف اسٹیٹ یا کریک ڈاؤن ہوا بائی دا اسٹیٹ اگینسٹ دا پاپولسٹ پارٹی ان اٹس لیڈرشپ اینڈ اٹس ورکرز. یہاں تک آپ اس کو بلڈ کریں گے. ڈن. اس کے اکنامک امپلیکیشنز کیا ہوئے, نمبر 1 سب سے بڑا اسٹاک ایکسچینج کو, سب سے پہلا جھٹکا اسٹاک ایکسچینج کو لگا. ہم نے کیا دیکھا, ابھی جو الیکشن کے ریزلٹ آئے ہیں تو اگلے دن جو اسٹاک ایکسچینج میں جمعے کا دن تھا, اسٹاک ایکسچینج میں تقریباً کوئی 1000+ پوائنٹس گرا ہے. میں نے ایگزیکٹلی فالو نہیں کیا, دیکھ لیجیے گا, آئی ایم ناٹ کنٹیسٹنگ دا فیگر. پھر 2022 میں جب حکومت ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, یہی ہوا, اسٹاک ایکسچینج گرا, اور پاکستان کی تاریخ کے ہسٹوریکل لو لیول تک چلے گئے. پروورشنل اسمبلی کے ٹوٹنے کے بعد